कल तक हमने समझा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होता है अपना डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फिर एक सूटेबल स्केल लेना होता है, और सूटेबल स्केल आप समझ गए अच्छी तरह से। सूटेबल स्केल का मतलब एक ऐसा स्केल कि आपका वेक्टर बहुत छोटा भी ना बने और कॉपी के बाहर भी ना निकले। एक स्केल लेते हैं और उसके बाद में एक एरो बना देते हैं। एरो की जो लेंथ है, ये एरो का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। और जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करता है क्या? एरो हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, आज हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर समझेंगे। कैसे कैसे? सबसे पहला वेक्टर है आपके इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स। अब ये इक्वल वेक्टर्स क्या हैं? ऐसे दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बिल्कुल एक जैसी हों, जिनकी लेंथ भी और डायरेक्शन भी दोनों बिल्कुल एक जैसी हों, तब हम इन दोनों को बोलेंगे ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल वेक्टर हैं। ए वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी इनका सेम होना चाहिए, लंबाई भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैंने हाथ से बनाया, डायरेक्शन मुझसे बिल्कुल ठीक सी नहीं बनी, शायद मैग्नीट्यूड भी ठीक से नहीं बना हुआ, लंबा लेंथ इनकी ठीक नहीं बनी हो मुझसे बराबर की। लेकिन ऐसे दो वेक्टर जिनकी लेंथ भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी दोनों की एक सी होनी चाहिए, तब हम इन दोनों को बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के सामने ही हो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर हैं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। ठीक है, ए इक्वल्स बी वेक्टर हो गया। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही होंगे। अगर मैं एक तीसरा वेक्टर यहां बना दूं, ये सी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है जितना ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, तो ए वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर इक्वल्स सी वेक्टर। करेक्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझ लीजिए आप, एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि आप किसी भी वेक्टर को अपनी मर्जी से उसकी जगह बदल सकते हो। जैसे ये वेक्टर आपका सी वेक्टर है, ये वेक्टर सी वेक्टर है आपका, मैंने यहाँ लगा ली हूँ। और इस सी वेक्टर को आपको जरूरत पड़े कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे इसके यहाँ यूज करना है, तो इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, आपकी इच्छा है। इससे, इसके डिस्प्लेसमेंट करने से, इसको वेक्टर को इधर उधर हटा देने से आपके वेक्टर की ओरिजिनलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ बना हुआ तो भी सी वेक्टर है, यहाँ बना हुआ तो भी सी वेक्टर है, यहाँ बना तो भी सी वेक्टर है, यहाँ बना तो भी सी वेक्टर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेम प्लेन में होगा, सेम प्लेन में आप ले जा सकते हो। सेम प्लेन का मतलब इस कॉपी के पेज पे आप इसे इधर उधर ले जा सकते हो, लेकिन इसे यहाँ उठाना पड़ेगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेन चेंज नहीं करना आपको, अभी और आगे चल के आपको बातें समझ आ जाएंगी। इक्वल वेक्टर के बाद में आते हैं अपोजिट वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर का उल्टा है। क्या? दो वेक्टर हैं सर। कोई प्रॉब्लम है हर्ष? कोई प्रॉब्लम? यस सर। बोलिए। यस सर। सर इक्वल वेक्टर जो है ये मतलब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे हमेशा? हाँ बिल्कुल पैरेलल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है, सही पकड़े हैं हर्ष कौशिक जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये दोनों वेक्टर क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इक्वल वेक्टर तो नेसेसरीली एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे हमेशा। हाँ, जरूरी नहीं है कि ये यहाँ हो, एक वेक्टर यहाँ तो दूसरा वेक्टर यहाँ हो सकता है, लेकिन होंगे पैरेलल। एक ऐसे, ये ऐसे भी पॉसिबल है, एक वेक्टर यहाँ तो दूसरा इसके यहाँ है अब भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही,
यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो वो एक दूसरे के पैरेलल जरूर है। बढ़िया। अपोजिट वेक्टर इक्वल वेक्टर का उल्टा है बिल्कुल, यानी दो ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, इन दोनों को हम बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। निगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए वेक्टर के हम निगेटिव लगा देते हैं। अगर ए वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहे हो आप, तो बी की डायरेक्शन अपोजिट वाले की डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन हो गई। ठीक है। और इसमें भी जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हों। ये वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, कोई बात नहीं। अब भी क्या होगा, ये अब भी एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर ही कहलाए जाएंगे। शर्त क्या है कि एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो। और यहाँ जैसे कि हर्ष ने अभी बताया, हर्ष ने एक नई बात पकड़ी, क्या कि अगर ये इक्वल वेक्टर है तो नेसेसरीली एक दोनों के पैरेलल वेक्टर भी हैं। और अगर ये अपोजिट वेक्टर है तो नेसेसरीली एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। ये समझ आ गई इतनी बात? इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। उसके बाद में हम समझते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या है? ऐसे दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड में छोटे बड़े हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। तब कहा जाएगा ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना? या इसी को दूसरे वर्ड्स में हम थोड़ा सा और समझे, तो अगर दो पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के इक्वल भी हैं मैग्नीट्यूड में, तो वो क्या बन जाएंगे? वो इक्वल वेक्टर बन जाएंगे। या यूं कहो कि दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर होने ही होने हैं। लेकिन अगर पैरेलल के साथ साथ इनके लंबाई, इनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो गए, तो ये एक दूसरे के इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। और ठीक इसी तरह एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कौन से वेक्टर्स हैं? ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो। अगर दो वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन आपके एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल कहलाएंगे। हम लिखेंगे ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर। और अगर बाय द वे एंटी पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के इक्वल भी है मैग्नीट्यूड में, तो वो कौन से बन जाएंगे? वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर बन जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? 2 3 4 पॉइंट ये सबको क्लियर है? को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर का मतलब, को मतलब एक जैसा, कॉमन, और इनिशियल स्टार्ट, कॉमन इन स्टार्ट। अगर दो वेक्टर आपके पास ऐसे हैं जिनका स्टार्ट एक ही जैसा है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं ये, तो इन दोनों को आप कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। और को इनिशियल वेक्टर बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, जिनका स्टार्ट पॉइंट एक ही है, जो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ये मैं पॉइंट को बना रहा हूं ओ, आप कहेंगे वेक्टर ए कहाँ काम कर रहा है? वेक्टर ए काम कर रहा है, वेक्टर ए इज एक्टिंग ऑन ओ। वेक्टर बी कहाँ काम कर रहा है? वेक्टर बी इज एक्टिंग एट ओ। वेक्टर ए ओ पर काम कर रहा है, वेक्टर बी ओ पर काम कर रहा है, तो दोनों के दोनों आपस में ये एक दूसरे के कोइनिशियल है। इन दोनों का इक्वल होना मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं है, डायरेक्शन में इनका सेम होना जरूरी नहीं है। अगर दो वेक्टर हैं एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, डायरेक्शन हो सकता है सेम हो। ये ए वेक्टर हुआ आपका, यही पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ये रहा बी वेक्टर, ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी, तब भी ये को इनिशियल वेक्टर कहे जाएंगे। अगली बात, अगला। सर हाँ बोलिए। सर कोई भी दो वेक्टर कोई इनिशियल वेक्टर तो होंगे ही सर, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं अगर हम सर। आप फिर से बताइए, आपकी बात पूरी तरह समझ सर नहीं आई। अगर कोई भी दो वेक्टर तो सर कोई इनिशियल वेक्टर होंगे ही, क्योंकि सर हम पैरेलल शिफ्टिंग तो कर ही सकते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ देखो,
आपकी बात का जवाब हाँ भी है और ना भी है, यस भी है और नो भी है। आप जो कहना चाह रहे हो, चलो बाकी बच्चे भी समझ लें इस बात को। ये ए वेक्टर है आपके पास और ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। अभी अभी हमने ये सीखा कि किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए आप उसे खिसका सकते हो। मतलब इस ए वेक्टर को आप खिसका करके यहाँ बना सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। अब भी आपका ए वेक्टर पे कुछ नहीं बिगड़ा इसका, अब भी ये ए वेक्टर ही रहा। तो इसका मतलब दोनों को इनिशियल हो गए जब एक ही पॉइंट से आपने बना लिए। तो इसलिए आपका आंसर यस भी है। अगर बाई दी वे आप खिसका देते हो, इस तरह से शिफ्ट कर रहे हो अपने वेक्टर्स को कि वो एक ही पॉइंट पर एक्ट करने लगे तो को इनिशियल बन जाएंगे। लेकिन अगर वो आपके अलग अलग पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर एक्ट कर रहे हैं, तो कोई इनिशियल नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हर वेक्टर को इनिशियल है। क्यों? क्योंकि पॉइंट पर अलग अलग वो एक्ट कर रहे हैं। आप अपने कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशन के लिए इसे शिफ्ट कर सकते हो, तब ये को इनिशियल बन जाएंगे। को इनिशियल बन जाएंगे जब आप इसे शिफ्ट करोगे। लेकिन हमेशा हर दो वेक्टर आपस में एक दूसरे को इनिशियल हो, ये बात नहीं कही जा सकती। ये तो तब बनेंगे को इनिशियल जब आप इसे शिफ्ट कर दोगे। तो यस और नो दोनों ही है आपकी बात का आंसर। किसने पूछा था? जरा मुझे नाम बताइए अपना, किसने पूछा सर था? सुचित। उचित, बढ़िया, सुचित। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जब इस तरह की बातें आप पूछते हो ना, तो इसी से पता लगता है कि आप सीख रहे हो। आप सीख रहे हो। जब आपके मन में कुछ शंका पैदा होती है, फिजिक्स में याद रखना, जिसके मन में डाउट्स पैदा होते हैं फिजिक्स पढ़ते समय, समझ लो वो फिजिक्स समझ रहा है, वो सीख रहा है, वो रट नहीं रहा, वो सीख रहा है। डाउट्स डेवलप होना, अपने मन के अपने अंदर डाउट्स पैदा होना, ये बढ़िया निशानी है, अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी है। होशियार स्टूडेंट, सो कॉल्ड होशियार, मैं कभी किसी बच्चे को होशियार और कमजोर नहीं कहता, लेकिन बाकी लोग, बाकी टीचर्स, बाकी सब कहते हैं होशियार, तो मैं इसके साथ एक वर्ड लगा देता हूँ, सो कॉल्ड। जो सो कॉल्ड होशियार है, ये देखो अभी अभी किसी बच्चे ने क्लास में, बीच में क्लास में एक गाना चला दिया। आकाश नाम था उस बच्चे का, आकाश नाम से आ रहा था। तो आप में से ही किसी ने उसको लिंक फॉरवर्ड किया होगा, आप में से ही किसी ने लिंक फॉरवर्ड किया होगा, तभी उसने ज्वाइन करा है मीटिंग को। तो प्लीज इस तरह की लिंक आपस में एक दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए। क्लास के बाहर के KVPS के किसी भी बच्चे को आप शेयर कर दीजिए, अपनी क्लास के, 11th क्लास के, लेकिन बाकी किसी बच्चे को आप शेयर मत कीजिए, वो इस तरह की शैतानी करेगा। नुकसान इसमें आपका ही है, नुकसान इसमें सारे सीधे सीधे आपका ही है। पहले तो वो कई मिनट बर्बाद कर देगा आपके इस तरह की बातों में, और फिर मैं 5-7 मिनट मैं आपको पकाने में बर्बाद कर दूंगा। तो प्लीज इस तरह शेयर मत कीजिए, किसी भी अनजान लड़के को शेयर मत कीजिए, किसी भी अनजान लड़की को शेयर मत कीजिए, क्लास के बाहर के किसी भी बच्चे को अपना लिंक शेयर मत कीजिए। और जिस दिन मुझे ये पता लग गया कि आप में से किसी ने, जिसने शेयर करा कंफर्म हो गया, तो उसे हमेशा के लिए यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्लास में से। हाँ हाँ, अपोजिट वेक्टर भी, अपोजिट वेक्टर भी एक दूसरे के को इनिशियल हो सकते हैं। एक वेक्टर ये रहा आपका ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये रहा आपका, ये बी वेक्टर है आपका। तो दोनों ये एक दूसरे को इनिशियल है क्योंकि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है इसमें। कोई भी दो वेक्टर को इनिशियल हो सकते हैं। और अगर कोई इनिशियल नहीं है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें को इनिशियल बना सकते हो। आपको छूट है इतनी, वेक्टर थ्योरी आपको छूट देती है कि आप दो वेक्टर्स को को इनिशियल बना लें। उसके बाद में आता है कोप्लेनर वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हमें एक ही प्लेन में भी काम करना पड़ेगा और हमें 3 डायमेंशन में भी काम करना पड़ेगा। देखो मेरा ये एक पेन है, ठीक है, और इसको वेक्टर समझ लीजिए अभी आप। ये मेरा पेन और ये वेक्टर हुआ, करेक्ट। ए वेक्टर है ये पेन, करेक्ट।
और दूसरा एक मेरा ये पेन, ये बी वेक्टर है। अब ध्यान से देखिए आप, ये दोनों पेन अगर यहाँ से स्टार्ट होंगे तो कोई इनिशियल हो ही जाएंगे, लेकिन चलो मैं इनको अलग अलग रख रहा हूँ, इनको मैं अलग अलग रख रहा हूँ। एक दो पेन है मेरे, एक पेन ये रहा ब्लू वाला, एक रेड पेन वाला। ये दोनों है कहाँ? ये दोनों इस टाइम कॉपी के पेज पर है, कॉपी के पेज पर है। और कॉपी का पेज कैसा है? एक प्लेन पेज है ये। तो हम इन दोनों वेक्टर्स को कहेंगे कोप्लेनर। अब कोप्लेनर कौन से नहीं है? कोप्लेनर कौन से नहीं है? देखो मैंने एक वेक्टर ये बनाया, ध्यान देना, देखो ये मैंने कॉपी पर नहीं बना रखा, ये कॉपी के बाहर निकल रहा है, ये कॉपी के ऊपर है। फिर से बता दूं, देखो ए मैंने इसको ये यहाँ रखा, ठीक है? तो इस टाइम ये तीनों के तीनों ही कोप्लेनर है, ये तीनों के तीनों ही कोप्लेनर है, क्योंकि एक ही प्लेन में आ रहे हैं, एक ही कॉपी के एक ही पेज पर बने हुए हैं। लेकिन मैं अगर इसको जरा सा यहाँ से उठा दूं, अब ये वाला जो मेरा वेक्टर है, ये ब्लैक वाला जो वेक्टर है, ये अब ये इन दोनों के कोप्लेनर नहीं रहा। ये दोनों रेड और ब्लू पेपर पे है, लेकिन ये कहीं और है, इसका प्लेन चेंज हो गया। हाँ, ये कह सकते हो आप कि ये ब्लू वाला और ब्लैक वाला एक दूसरे के सेम प्लेन में ऐसे हो सकते हैं। देखो मैंने यहाँ एक अपना हाथ लगा लिया, तो मेरे हाथ पे तो ड्रॉ हो रहा है ये वाला, कौन सा वाला? ब्लैक वाला भी, और नीचे ये ब्लू वाला भी। तो ये दोनों कोप्लेनर हो गए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कह सकते हो कि ये दोनों, मेरा रेड वाला और मैंने इस पर यूं हाथ लगा लिया, तो दोनों मेरे हाथ पे तो ड्रॉ हो रहे हैं, हाथ एक प्लेन है, सीधी सीधी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो फिर ये दोनों कोप्लेनर हो गए। लेकिन तीनों एक साथ इस समय कोप्लेनर नहीं है। ये बात आपको समझ में आई कि दो वेक्टर जो एक ही सरफेस पर, एक ही प्लेन सरफेस पर आपने ड्रॉ करे हैं, और तीसरा कोई वेक्टर जो इस सरफेस के बाहर निकल रहा हो। ऐसे भी हो सकता है। अक्सर हम तीन वेक्टर की बात करेंगे, देखो हम तीन एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, अक्सर ड्रॉ करते हैं तीन एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने वाला जो इस टाइम मेरा प्लेन पेपर है, ये कॉपी का पेपर है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। इस समय जो कॉपी का पेज है ये एक्स वाई प्लेन है ये, ठीक है? इसके अलावा देखो मैं अगर ऐसे हाथ लगा देता हूँ अपना, जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पर आ जाए, तो इस समय जो मेरा हाथ है ये एक्स जेड प्लेन है। और मैं अगर ये हाथ ऐसे लगा देता हूँ यहाँ, ये मेरा वाई और जेड पर आ गया, तो ये जो मेरा हाथ सीधा सीधा हाथ बना हुआ है इस समय, जो प्लेन सरफेस है, ये वाई जेड सरफेस कहलाई जाएगी। तो तीन सरफेसों पर बात करेंगे हम। अब कोई भी अगर वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ करा, यहाँ ड्रॉ करा, तो ये हो जाएगा कोप्लेनर, क्योंकि एक्स वाई में है दो। जैसे इस टाइम मैंने ये वेक्टर बना रखे हैं आपके, ये दोनों कहाँ, एक्स और वाई एक्सिस पर बने हुए, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बने हुए, तो ये सेम प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। अगर मैं एक वेक्टर यहाँ बना दूं, देखिए मैंने एक वेक्टर यहाँ बनाया, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मेरी पिन है, ये मैंने यहाँ बना लिया वेक्टर। तो अब ये आ गया आपका, ये वेक्टर बन गया किसमें, कौन से प्लेन में? ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये एक्स जेड प्लेन में बन गया। अब ये मेरा वेक्टर, ये वाला जो पिन मैंने पकड़ी हुई, ये वेक्टर इस ए और बी के साथ कोप्लेनर नहीं रहा। ए और बी तो कोप्लेनर है, और ये मेरा तीसरा वेक्टर इस प्लेन के बाहर निकल गया, तो ये कोप्लेनर नहीं रहे। बात समझ आई कोप्लेनर की? हम अक्सर तीन एक्सिस ड्रॉ किया करते हैं, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये मैंने दो एक्सिस यहाँ ड्रॉ करी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और तीसरा मैंने ये पेन यहाँ बना दिया, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बात समझ आ रही है आपको? ये जेड एक्सिस हो गई मेरी। अब ये मेरी जेड एक्सिस है, देखो ध्यान से, ये वाला मैंने यहाँ वेक्टर ड्रॉ करा, किस किस प्लेन में है ये एक्स और वाई के सीध में आ रहा है, ये एक्स पर भी आ रहा है और वाई पर भी आ रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। मैंने अगर यहाँ ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ये एक्स के सामने आ रहा है और जेड के सामने आ रहा है, तो किसके, एक्स जेड प्लेन में है। अगर मैंने इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो ये वाई के सामने है और जेड के सामने है, तो किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में है। तो अगर दो वेक्टर मैंने यहाँ बना लिए, एक वेक्टर तो मैंने ये बना लिया, देखो एक वेक्टर और बनाता हूँ, एक वेक्टर मैंने ये बना लिया, देखो दो वेक्टर है मेरे।
ये किसके सामने आ रहा, एक्स जेड वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के सामने आ रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में। ये कहाँ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सामने, एक्स एक्सिस के सामने, तो ये भी एक्स वाई प्लेन में, दोनों के दोनों कोप्लेनर कहे जाएंगे। लेकिन अगर मैंने एक वेक्टर तो यहां बनाया जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सामने आ रहा है, ये वाई एक्सिस के सामने भी, एक्स एक्सिस के सामने भी, तो ये एक्स वाई प्लेन में। लेकिन मैंने एक वेक्टर यहां बना लिया जो किस किस के सामने है, एक्स एक्सिस के सामने है और वाई जेड एक्सिस के सामने, तो ये एक्स जेड प्लेन में है। अब ये दोनों अलग अलग प्लेन में आ गए, तब हम इन्हें कोप्लेनर नहीं कहेंगे। अब ये वाला वेक्टर और ये जो मैंने पकड़ा हुआ दोनों आपस में कोप्लेनर नहीं है। सीधी सी बात है, देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे 4 उंगलियां हैं, करेक्ट। अब चारों उंगलियां मेरे हाथ की सीध में है ना, तो ये सारी की सारी कोप्लेनर है। लेकिन मैं अपने से एक उंगली को मैं अलग हटा दूं, ये समझ रहे हो, मैंने इस उंगली को अपना अलग हटा दिया, तो अब मेरी ये 2 उंगलियां इस प्लेन में, लेकिन ये बाहर निकल गई प्लेन के, तो अब मेरी तीसरी उंगली इन दोनों तीनों उंगलियों के साथ में कोप्लेनर नहीं है। ये दोनों कोप्लेनर हैं आपस में, लेकिन ये दोनों कोप्लेनर नहीं है। ये तीनों एक साथ एक दूसरे के कोप्लेनर नहीं रहे। बात समझ आ रही बात, कि एक प्लेन तो ये रहा आपका, एक प्लेन मेरा देखो इस समय मैंने बिल्कुल हाथ को सीधे किया हुआ है, ये एक ही प्लेन है, एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पर ही मेरी सारी उंगलियां हैं, तो सारी उंगलियां मेरी कोप्लेनर है। लेकिन मैंने एक उंगली को ऐसे उठा लिया यहां से, अब ये मेरी उंगली इन बाकी 3 के साथ कोप्लेनर नहीं रही, अब ये अलग हो गई। क्लियर हो इतनी बात। कोप्लेनर होना या ना होना हमेशा 2 या 3 को आपस में कंपेयर करके देखोगे। जब आप ये तीनों एक दूसरे के साथ मेरी हथेली के साथ में ही है तो कोप्लेनर है, लेकिन इन तीनों के साथ ये अलग निकल गया बाहर, तो अब ये कोप्लेनर नहीं रही। ये चारों उंगलियां इस समय कोप्लेनर नहीं रही मेरी, हालांकि ये दोनों भी कोप्लेनर हो सकती हैं। क्यों, अगर मैं एक हाथ यहाँ लगा दूं तिरछा, तो मेरे इस हाथ पर आ गई ये दोनों उंगलियां, तो दोनों उंगलियां भी कोप्लेनर हो गई। लेकिन एक अलग अलग कोप्लेन अलग प्लेन हो गया है, ये प्लेन क्या हुआ, ये प्लेन एक अलग प्लेन हो गया। बात समझ आई इतनी या नहीं। हम 3 प्लेन की अक्सर बात करेंगे। देखो 3 उंगलियां मेरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर कोई वेक्टर इन दोनों उंगलियों के सामने पड़ रहा है, यहाँ ये एक्स एक्सिस के सामने भी, वाई एक्सिस के सामने भी, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। अगर कोई वेक्टर मैं यहाँ बना लूं तो ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के सामने है। देखो ये मेरा जेड एक्सिस है, ये वाली, ये मेरा जेड एक्सिस है अंगूठा, और ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स जेड, ये वाई जेड प्लेन में है, तो हम इसे कहेंगे ये अलग प्लेन में निकल गया। ये वाला वेक्टर था एक्स वाई प्लेन में, ये वेक्टर है आपका वाई जेड प्लेन में, तो ये अलग प्लेन में निकल गया। अब दोनों कोप्लेनर नहीं रहे। बात इतनी समझ आई। हाँ जी, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका नल वेक्टर। अब ये नल वेक्टर क्या है। नल का मीनिंग होता है नथिंग। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, नो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो है, इसे हम बोलेंगे नल वेक्टर। और इस नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के ऊपर वेक्टर बना करके। इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखो अगर मैं ऐसे बना लेता हूं तो कुछ तो इसका वेक्टर है, कुछ तो इसका मैग्नीट्यूड है, कुछ तो लंबाई है, ये नल वेक्टर नहीं है। बस एक पॉइंट है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ये आपका बन गया नल वेक्टर। अच्छा, जब ये इसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, आप अपनी पसंद से कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, इसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इच्छा अनुसार। इसे हम क्या बोलते हैं, इच्छा अनुसार। अपनी इच्छा अनुसार इसकी कोई भी आप डायरेक्शन ले सकते हैं। तो नल वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और जिसकी डायरेक्शन आप इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं।
लास्ट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर जिसकी हम बार बार बात करेंगे और जिसे हम बार बार यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है ये। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है देखो। यूनिट वेक्टर क्या है? सिंपल सी बात है, यूनिट वर्ड का अर्थ होता है वन। तो सीधी बात कि जिसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है उसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओनली एंड ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ वन ही है। वन के अलावा इसका कोई भी मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि डिस्टेंस ऑफ मेरठ फ्रॉम परीक्षितगढ़ इज 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है ड्यू ईस्ट, है ना, ईस्ट की तरफ को है ये। तो मैंने क्या करा, स्केल बनाया। पहले तो आप स्केल मैंने बनाया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 किलोमीटर, और ये डायरेक्शन बना दी। तो अब मैं एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, कितने सेंटीमीटर लंबी ड्रॉ करूंगा? 25 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करूंगा। अभिषेक माइक बंद करो अपना। अभिषेक माइक बंद कीजिए। ट्वेंटी 25 किलोमीटर है ये, और 25 किलोमीटर को मैंने कैसे बनाया? 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना था, तो 1 किलोमीटर, फिर 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 1 किलोमीटर, 25 बार मैंने रिपीट किया। एक्चुअली मैंने इसको बनाया है 25 इंटू 1 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको वेक्टर ए लिखता हूं, वेक्टर ए लिखता हूं 25 किलोमीटर, 25 इंटू 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो ये इसका जो 25 किलोमीटर है ये है, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। और जो ये 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट बना ये है यूनिट वेक्टर। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर हेड एरो नहीं लगाएंगे। और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करा 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट से। 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट क्या है? इसका यूनिट वेक्टर है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप। तो किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड और इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो फिर यूनिट वेक्टर कितना बनेगा? यूनिट वेक्टर बनेगा ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप पूरे वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए, किससे? वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो जो आपको मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा। फिर से समझिए, मैंने 25 किलोमीटर का एक वेक्टर बनाया है, तो एक्चुअली मैंने 25 बार 1-1 किलोमीटर बनाया है। 25 बार बनाया है 1-1 किलोमीटर, तो इसमें से 25 है, 25 है, ये तो बना मैग्नीट्यूड। और जो ये 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है इसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर को 25 बार बना लिया तो पूरा वेक्टर बन गया। ए वेक्टर है, 25 उसका मैग्नीट्यूड है, और 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें तो बन जाएगा, आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स यूनिट, इस मैग्नीट्यूड। क्लियर है इतनी बात? आगे हम कल करेंगे। ये अजीत आपकी उसका